जय हिंद। लास्ट जो हमने एक्ट पढ़ा था कौन सा पढ़ा था? रानी की घोषणा। रानी की घोषणा हो चुकी है, इलाहाबाद दरबार सज चुका है, सारे डाउट्स दूर हो चुके हैं सारे महाराजाओं के, रियासतों के, शासकों के, कि अब कौन कैसे वर्क करेगा, कौन सी बॉडी रहेगी, कौन सी बॉडी नहीं रहेगी। रानी की घोषणा में साफ हो गया है। भारत के गवर्नर जनरल के पद को अब किस में बदल दिया गया है? वायसराय के पद में बदल दिया गया है। और कुछ बॉडीज है जिनको हमेशा के लिए अब समाप्त कर दिया गया है, जिसमें एक तो आपका किसका शासन समाप्त कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में शासन नहीं करेगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ किनको लेकर चली गई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लेकर चलेगी। तो अब नई बॉडी के तौर पर कौन बैठा हुआ है आकर? यहाँ पर राज्य सचिव आकर बैठे हुए हैं। और राज्य सचिव की जो टीम है वो कितने लोगों की टीम है? ये कहां बैठकर काउंसिल को पूरा बोलने तो दो मुझे। ये कहां बैठकर संचालित कर रहे हैं सारी क्रियाओं को? अजय कौन सी क्रियाएं देख रहे हैं, प्रशासनिक क्रियाएं या व्यापारिक क्रियाएं? क्योंकि व्यापार का तो अब कोई काम रह नहीं गया है, तो अब केवल बची हैं आपकी प्रशासनिक क्रियाएं। तो अब प्रशासनिक क्रियाएं कौन देख रहा है? राज्य सचिव देख रहे हैं। और रानी का प्रतिनिधि बनकर कौन कार्य कर रहा है? वॉइस रॉय कार्य कर रहा है। यदि रानी को किसी से संधि करनी है या अपनी बात किसी तक पहुंचानी है तो किसके थ्रू पहुंचाएंगी? वॉइस रॉय के थ्रू पहुंचाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से बड़े बदलाव देखने मिले? दो नीति, एक नीति थी जिसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। किसे? हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। किस प्रथा को मान्यता दे दी गई? गोद प्रथा को मान्यता दे दी गई। सैनिकों को अब समान स्थान दिया जाएगा और समान भारतीय नागरिकों को समान न्याय दिया जाएगा। ये चीजें की गई। इसके अलावा कोई बड़ा चेंज किया गया? यही सब थी। प्रतियोगिता के आधार पर अब की जाएगी भर्ती, और उसमें किनको स्थान दिया जाएगा? अब भारतीयों को स्थान दिया जाएगा। ये जो सारी बातें हमने की, रानी की घोषणा या ऐसे बोला जाता है भारत सरकार अधिनियम, तो ये किस वर्ष आया था? 1858। और इसके आने का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति को, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। यहां तक देखा था। यहां तक हम अपनी टाइमलाइन में पहुंच चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं कि रानी आएंगी तो कुछ नया लेकर आएंगी। तो नया तो लेकर आई, पर समय के साथ उसमें अपडेशंस भी जरूरी हैं, क्योंकि आप यदि किसी देश में शासन कर रहे हैं तो जरूरत के हिसाब से उसमें क्या करने पड़ते हैं? कानूनों में परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे मांग आती जाएगी या जरूरत पड़ती जाएगी, नए कानून आते जाएंगे। तो 1858 के बाद अब आपका जो नेक्स्ट एक्ट है वो कब आता है? 1861। इसे बोला गया इंडियन काउंसिल एक्ट बोला गया, है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों बोला गया इसे? क्योंकि आपको पता है ना, बॉडी समाप्त हो चुकी है, अब एक काउंसिल वर्क करता है, और उस काउंसिल का जो हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, राज्य सचिव बोलते हैं, है ना। जिसने पुराने एक्ट्स नहीं पढ़े हैं उनके काम का ये एक्ट नहीं है ना। मतलब उन्हें कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर भी कोशिश करना समझने की, और पुरानी चीजें या पुरानी क्लासेस आपको देखना पड़ेगा यदि इस लेक्चर को समझना है तो। ठीक है। तो भारतीयों ने सबसे पहले रानी के शासन आने के बाद इस चीज की मांग पर जोर दिया कि देखो, आप अच्छी अच्छी चीजें हमारे लिए लेकर आई हैं, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, हमें कंपनी के शासन से आपने मुक्ति दिला दी, हम इसको भी लेकर खुश हैं। ऐसे खुश नहीं है ना, क्योंकि जो अंग्रेजों द्वारा जो अभी भी कृत्य किए जा रहे हैं भारत में, वो दूर नहीं हुए हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला और क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला हमें चाहिए अपना प्रतिनिधित्व। उन्होंने बोला किस में आपको अपना प्रतिनिधित्व चाहिए? तो उन्होंने बोला जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसमें जो भी आप सिविल सर्विसेज वगैरह हैं, या जो भी प्रधान बैठते हैं, या जो भी काउंसिल है, आप उसमें किसका प्रतिनिधित्व दीजिए? आप उसमें भारतीयों को जगह दीजिए। भारतीय जब उस काउंसिल में बैठेंगे तो भारत के लिए कानून बनाना और भी बेहतर होगा। और जो भारतीय जन की आवश्यकता है वो बेहतर कौन बता सकता है? भारतीय बता सकते हैं। तो इस चीज को देखते हुए रानी ने कुछ और चेंजेस किए, और फिर एक नया एक्ट लाया गया जिसे बोला गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। तो आज इसी इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पढ़ने कैसे कौन से बड़े मेजर चेंजेस हुए थे। बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं हुए हैं, बट हाँ, जो आपकी बॉडी है, प्रशासनिक बॉडी है, उसमें बहुत ही मेजर चेंजेस हुए हैं जो आज हमें देखना है। क्लियर है? उस सबके पहले आपको सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, धन्यवाद। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था आज। अच्छा, श्री कृष्ण को जानते हैं सभी? कौन है श्री कृष्ण? ये है श्री कृष्ण। ये है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के लिए बोलना शुरू करें तो
समय कम पड़ जाएगा, शब्द कम पड़ जाएगा और आप लोग म्यूट हो जाते हो श्री कृष्ण के नाम पर। हाँ, कितना कुछ सीखने मिलता है। हाँ, कहाँ से शुरू करें? अच्छा सही बात है ना, श्री कृष्ण का शुरुआत की जा सकती ना अंत किया जा सकता है, पर तारीफ तो की जा सकती है। ये तो वही बात हो गई कि तुम इतनी खूबसूरत दिख रही हो कि मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। ऐसा है क्या? कुछ तो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सब कुछ है और श्री कृष्ण कुछ भी नहीं है ना? श्री कृष्ण सबके हैं और श्री कृष्ण किसी के भी नहीं है। आपने मन से मान लिया कि मेरे साथ हैं और मेरे हैं श्री कृष्ण, तो वो आपके साथ यहाँ बैठे हुए हैं। और आपने मान लिया कि कौन है श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण फिर आपके कुछ भी नहीं है ना? उनके लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। जिसने विश्व को गीता जैसा ज्ञान दिया वो कौन है? श्री कृष्ण है ना? श्री कृष्ण किसी धर्म विशेष के नहीं है, श्री कृष्ण तो सारे विश्व के हैं, है ना? अच्छा, मैंने इससे पहले भी आपसे इस बारे में बात की है कि एक गाली सुनने के बाद गर्दन काटने की शक्ति होने के पश्चात भी 99 गाली सुनने का जिसमें सामर्थ्य है वो कौन है? श्री कृष्ण है। द्वारका जैसा वैभव होने के बाद भी जिसका सुदामा जैसा मित्र है वो कौन है? श्री कृष्ण है ना? जो बुराई पर भी अच्छाई की जीत आपको दिला दे वो कौन है? जो एक झटके में महाभारत जैसे युद्ध को समाप्त कर सकता था, उसके बाद भी सारथी जैसा रूप अपनाया, वो कौन है? तो कुछ है श्री कृष्ण, है ना? कुछ नहीं है, बहुत कुछ है श्री कृष्ण, है ना? अगर आपको दोस्ती करना सीखना है तो किससे सीखोगे? प्रेम करना सीखना है तो किससे सीखोगे? अगर शत्रु बनना सीखना है तो किससे सीखोगे? श्री कृष्ण। छलिया बनना सीखना है तो किससे सीखोगे? श्री कृष्ण से। उद्यमी बनना सीखना है तो किससे सीखोगे? लोगों को परेशान करना सीखना है तो किससे सीखोगे? एक व्यक्तित्व और इतने सारे उसकी पर्सनैलिटी, इतनी सारी क्वालिटीज एक व्यक्ति में देखने मिलती हैं? नहीं मिलती ना। वही तो है हमारे श्री कृष्ण, है ना? जो प्रेम में भी राधा का त्याग कर दे वो कौन है? श्री कृष्ण। और आप कहते हैं कि कहाँ से शुरू करें, और मैं बोलता हूं मैं कहाँ खत्म करूं, है ना? मेरे पास तो शब्द नहीं है खत्म करने के लिए। तो यही है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को सीखने मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि आपने मुझे अपना मान लिया तो मैं आपके साइड में ही खड़ा हुआ हूं, है ना? फिर आपकी तकलीफ किसकी तकलीफ है? और श्री कृष्ण वे परमात्मा है जिसमें सामर्थ्य था ये कहने का कि मैं कोई दूत नहीं, मैं कौन हूं? मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही आरंभ हूं, और ये सृष्टि सारी मैं ही हूं। हर कंकड़ में मैं हूं और हर वर्षा की बूंद में भी मैं हूं, और आपके भीतर भी मैं हूं और मेरे भीतर तो मैं हूं ही हूं। तो ये कौन है? ये है आपके श्री कृष्ण, है ना? तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, उनके बारे में यदि बात किया तो एक लेक्चर नहीं सारे ही लेक्चर निकल जाएंगे। बट कुछ अच्छी चीजें जो उनसे सीखने मिलती हैं कि वो जब बोलते हैं कि प्रयत्न करते रहो, हार मत मानो, तो ये केवल एक मोटिवेशन थॉट नहीं है। इसकी गहराई को समझो आप कि प्रयत्न करो, हार मत मानो, मैं आपके साथ खड़ा हूं ना आपको सफल करवाने के लिए। बस मन में विश्वास होना चाहिए कि आप अपने उस सफलता की राह पर जो चल रहे हो उसमें कोशिश पूरी जोर से होनी चाहिए। ये नहीं कि मजा नहीं आ रहा श्री कृष्ण आप मदद नहीं कर रहे हो हमारी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? अच्छा, श्री कृष्ण वे हैं जिन्होंने द्रौपदी का क्या बचाया था? चीर हरण बचाया था। अच्छा, द्रौपदी ने एक बार श्री कृष्ण से ये सवाल पूछा था कि आप तो मुझे तुरंत बचाने आ सकते थे जब मेरा हरण किया जा रहा था, तब आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, है ना? ऐसे बहुत सारे वाक्य श्री कृष्ण के बारे में यदि कहानियां सुनाने शुरू करेंगे तो पुस्तकें कम पड़ जाती हैं, है ना? पर द्रौपदी ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने एक छोटी सी मुस्कान के साथ द्रौपदी को इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि जब आपका हरण किया जा रहा था मैं तो वहां तुरंत मौजूद था, मैं तो देख रहा था कि मैं कब आप अपनी सखी की मदद कर सकूं, है ना? पर आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे कब याद किया? पहले आपने वहां बैठी सारी सभाओं से क्या किया? प्रार्थना किया कि आपका चीर हरण कोई रोक दे। फिर आपने अपने पतियों से मदद मांगी, फिर आपने अपने बुजुर्गों से मदद मांगी, फिर आपने महाराजा से मदद मांगी, और अंतिम सारे रूप से हारने के पश्चात आपने किससे मदद मांगी? आपने मुझसे मदद मांगी। आप पहली बार में यदि मेरा नाम ले लेते ना तो दुर्योधन की तो मैं टांगे तोड़ देता, है ना? वो चीर हरण कभी हो ही नहीं सकता था। तो द्रौपदी को इसका जवाब सही मिला। इसलिए, और यही चीज कौन करता है? हम करते हैं। हम भगवान के पास कब पहुंचते हैं? जब सब कुछ निपट चुका होता है कि अब तो काम डल चुका है हमारा, दौड़ दो मंदिर की ओर, भगवान बचा लो। ऐसा नहीं है। अच्छी चीजों में भी सबसे पहले किसको याद करो? भगवान को याद करो। भगवान को याद मत करो तो अपने ईश्वर को याद करो, जिसे भी आप मानते हो, पर पहले याद करो
अंतिम में जब सारी चीजें बिगड़ जाए तब याद मत करो, है ना। यहाँ तो सफलता मिली, उसके बाद तो आप भूल जाते हो कौन ईश्वर कौन भगवान, है ना। और श्री कृष्ण वो है जिसे दुर्योधन भरी सभा में भी नहीं बांध सका और उनकी माता ने एक छोटे से खूंटे में उन्हें बांध दिया, वो कौन है? आपके श्री कृष्ण है। तो इतनी तारीफ श्री कृष्ण के लिए शायद काफी होगी, है ना। खुश? खुश है। तो क्या पढ़ना है आज हमें? इंडियन काउंसिल एक्ट। तो देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, क्योंकि भारत यदि आपकी टीम में होंगे या भारत आपके साथी होंगे तो शासन लंबे समय तक चलाया जा सकता है, पर वहीं पर यदि भारत आपके विरोध में खड़े होगा तो शासन चलाने में आपको कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना अवश्य करना पड़ेगा। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने भारत परिषद अधिनियम पारित किया। इस श्रृंखला में ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 भारतीय परिषद अधिनियम लाए गए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 1861। इसके बाद आपका आएगा 1892 और फिर 1909 जो हम आगे पढ़ेंगे। 1858 के बाद भारतीयों ने विधि बनाने वाली संस्था तथा प्रशासनिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व की मांग की, है ना। कि देखिए आप प्रशासन जो कर रहे हैं उसमें भी किसको इंक्लूड कीजिए? भारतीयों को इंक्लूड कीजिए, प्लस आप जो कानून बनाते हैं उसमें भी आप हमें जगह दीजिए ताकि भारतीयों के लिए क्या आवश्यक है वो हम आपको बेहतर तरीके से बता सकें। भारतीयों की स्नान भारतीयों की इस मांग को पूरी करने के लिए ब्रिटिश संसद ने परिषद में बनाने तथा परिषदों का विस्तार करने का क्या किया? प्रक्रिया आरंभ की। परिषदों में भारतीयों को किस प्रकार से शामिल किया जाए इस हेतु नए कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। देखो यदि वो उसी कानून को फॉलो करते जो 1858 में रानी की घोषणा में लागू किया गया था, क्या वहां कहीं भी ये मेंशन था कि भारतीयों को जगह दी जाएगी या भारतीयों को हम किस काउंसिल में शामिल करेंगे? ऐसा कहीं लिखा था क्या? ऐसा कहीं नहीं लिखा था। तो अब रानी या फिर उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि हमें एक नया कानून या एक्ट लाने की अब आवश्यकता है। तो नया एक्ट आता है, कुछ नए चेंजेस होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शासन व्यवस्था में क्या कोई चेंज हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, हमने जब देखा 1858 में तो शासन व्यवस्था में हमने ये चेंज देखा था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था वो क्या कहलाने लगा? जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको अब क्या कहते थे? वॉइस रॉय कहा जाने लगा। और भारत के पहले वॉइस रॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले क्या है? वॉइस रॉय है। इसके अलावा एक चीज ये चेंज की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी सीओडी, आपकी जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन्हें क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया कि अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक नया पद सृजन कर रहे हैं जिसे बोला जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य सचिव, और इसकी 15 सदस्यों की क्या होगी? काउंसिल होगी। इसमें कितने सदस्य होंगे? 15। और ये जो टेबल लगी हुई है ये टेबल भारत में लगी होगी या ब्रिटेन में? ब्रिटेन में। कहां पर? लंदन, जो इनका क्या था? हेडक्वार्टर्स था। इनका मुख्यालय क्या था? लंदन में था। तो इसके बाद जो नया एक्ट आता है आपका 1861 में, उसमें इस प्रशासन की क्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। अभी भी आपका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। वो लंदन में बैठा हुआ है। उसकी काउंसिल में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। अच्छा, ये जो 15 सदस्य हैं इसमें से 8 सदस्य कहां से चुने जाते हैं? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। और बाकी के 7 सदस्य कहां से लिए गए? आपके इस सीओडी से लिए गए थे। ये सदस्य संख्या याद है। और ये जो इनका काम था प्रशासन देखना, और इसका काम क्या था? वॉइस रॉय का ये करता था रानी का प्रतिनिधित्व। अच्छा, इसके अलावा वॉइस रॉय क्या करता था? अब देखो ये तो लंदन में बैठे हैं, तो कोई रेजोल्यूशन पास होंगे तो पहले वॉइस रॉय उन पे साइन करेगा। कोई कानून पारित करना है तो कौन करेगा? वॉइस रॉय। उन पर अंतिम डिसीजन या अंतिम चिंतन कौन करता था? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लगता था कि ये जो कानून वॉइस रॉय ने बनाया इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो वो उनको करने की शक्ति थी, बिल्कुल कर सकते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लगता था कि यार ये कानून अभी सही नहीं है तो इसको क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। तो वो वॉइस रॉय के उस कानून को क्या कर देते थे? हटा देते थे। अब मान लीजिए कोई नई ट्रीटी साइन करनी है, ठीक, किसी प्रांत के साथ, पंजाब प्रांत के साथ कोई नई ट्रीटी साइन करनी है, तो इन दोनों में से कौन करेगा? कौन करेगा? वॉइस रॉय। और वॉइस रॉय करेगा वो किसका प्रतिनिधित्व करके करेगा? रानी की। रानी के बिहाफ पर मैं आपसे क्या कर रहा हूं? एक ट्रीटी साइन कर रहा हूं। तो ये इसमें कोई चेंजेस हुए क्या? इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज आपको देखने मिला है?
नहीं देखने मिला। तो आगे बढ़े, यानी ये देखने को मिला हमें कि 1861 में आपके शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या भारतीय प्रशासनिक नियंत्रण में कोई परिवर्तन हुए। इसमें बहुत बड़े परिवर्तन हुए। थोड़ा सा टाइमलाइन के पीछे चलो। गवर्नर जनरल दिख रहा है भारत का। भारत के गवर्नर जनरल की चेयर के पास में एक टेबल लगी हुई है। उस टेबल में 4 लोग बैठे हैं। उन 4 लोगों को बोला जाता था कार्यकारिणी सदस्य या काउंसिल मेंबर्स, याद है? जिसमें हमने एक समय के बाद एक चौथे सदस्य को जोड़ा था, जिसे हमने बोला था विधि का सदस्य, जो विधि संबंधी क्या देता था? सलाह देता था, जिसे पहले परमानेंट तो नहीं किया गया था, बट बाद में उसे परमानेंट भी किया गया और उसे वोटिंग पावर भी दे दी गई। क्या आपको वो 4 सदस्य याद हैं? तो आपको ये भी याद होगा कि इन 4 सदस्यों के होने के बाद भी गवर्नर जनरल को ये पावर थी कि वो उनकी बात को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, और इसके बाद गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दे दी गई थी। यहां तक कि ये चीजें याद है आपको? इस एक्ट में यहां बहुत बड़ा बदलाव किया गया। देखो क्या हो रहा था, ये जो 4 आपके मेंबर्स थे, ये जो 4 मेंबर्स थे, ये किसी भी प्रकार से पावर इनके पास नहीं थी। ये केवल कानून को क्या करते थे? अपने वोट देते थे, लागू करवाते थे या लागू नहीं करवाते थे। पर अब इन्हें थोड़ा पावरफुल किया गया। कैसे पावरफुल किया गया? देखो आज के समय में जब संसद, हमारी जो संसद है, लोकसभा या राज्यसभा, कोई नई सरकार जब उसमें चुनकर आती है तो कोई उसमें कैबिनेट मंत्री बनते हैं, किसी को वित्त विभाग दे दिया जाता है, किसी को राजस्व दे दिया जाता है, किसी को सड़क परिवहन, ठीक है, किसी को शिक्षा, किसी को कानून दिया जाता है। तो ये चीज भारत के इतिहास में सर्वप्रथम कहां देखने मिली आपको? भारत के इस अधिनियम में, जो आपका किस वर्ष आया? 1861 में। इसमें पहली बार ये बोला गया कि देखो एक काम करते हैं। रानी ने बोला एक काम करो कि आप ये जो 4 काउंसिल मेंबर है ना, पहले तो इनको आप 5 कर दो। कितने कर दो? 5 कर दो। और एक काम करो, इन्हें आप ऐसे मत बोलो कि केवल वोट देने के लिए है। आप एक काम कीजिए कि इन्हें एक एक डिपार्टमेंट दे दीजिए और वो अपने डिपार्टमेंट में क्या करेंगे? काम करेंगे। वोटिंग का काम तो वो करेंगे, कानून पास करने में तो वो मदद करेंगे, इसके अलावा उन्हें एक एक क्या दे दो आप? डिपार्टमेंट दे दो, ताकि वो डिपार्टमेंट से अपने काम कर सकें और कुछ चीजों में परिवर्तन कर सकें जिसकी अभी देश में आवश्यकता है। समझ में आया? वापस देखते हैं। एक काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, जिसमें कितने सदस्य बैठते थे? 4। इसमें कितने कर दिए गए? 5। पहले केवल वो एक सलाहकारी संस्था बन के काम करते थे, पर क्या अब वो केवल सलाहकारी संस्था है? अब उन्हें एक एक विभाग दिया जाएगा। किसी को फाइनेंस, वित्त दिया जाएगा, किसी को राजस्व दिया जाएगा, किसी को गृह विभाग दिया जाएगा। इस प्रकार से क्या डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है अब विभागों का। और ये विभाग अभी डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? अभी भी आपका वॉइस रॉय कौन है? कैनिंग ही है। ठीक है, देखो भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का मुख्य अधिकारी भारत का गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय होता था, जिसकी कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य होते थे? 4। और जिसमें से चौथा सदस्य किसका होता था? विधि का सदस्य होता था। 1861 में इसमें बड़े परिवर्तन किए गए। वॉयसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्यों की बजाय संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। 1861 के पहले कार्यकारिणी परिषद एक सलाहकारी संस्था होती थी, परंतु संस्था में 1861 के बाद पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और इन 5 सदस्यों को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलग अलग विभाग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। यहां तक की कहानी क्लियर है? पहले आप इतना समझ लीजिए, फिर हम ये समझते हैं कि उन्हें किसे कौन सा विभाग दिया गया। ठीक है, और ऐसे विभाग आज भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट तो आज भी है जो अंग्रेजों ने उस समय बनाए थे, और आज भी ये चल रहे हैं, और इसमें हमारे सरकारी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। एक सेकेंड। चलो ये थे आपके। देखो सबसे पहले आप इन 5 सदस्यों में ध्यान दो। ठीक है, ये जो 5 सदस्य हैं, जो अब तक केवल सलाहकारी बॉडी थी, अब बहुत खुश होने वाले हैं। क्यों? पावर मिली ना इनको। सबसे पहला विभाग कौन सा दिया गया? गृह विभाग। देखो पांचों आ जाओ, लाइन लगा के खड़े हो जाओ। अब हम डिपार्टमेंट बांटने वाले हैं। कौन डिपार्टमेंट बांट रहा है? कौन डिपार्टमेंट बांट रहा है? कैनिंग डिपार्टमेंट बांट रहे हैं। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन सा दे दो? गृह विभाग। दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरे आए उन्हें बोला आप मिलिट्री संभालिए। तीसरा डिपार्टमेंट राजस्व यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिया गया। और चौथा, सॉरी चलो छोड़ो, चौथा विभाग वित्त विभाग, और पांचवा विभाग कानून विभाग। ये 5 डिपार्टमेंट्स उन 5 सदस्यों में क्या कर दिए गए? बांट दिए गए। ठीक है, अब ये 5 डिपार्टमेंट ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया। तब सरकार को समझ में आया कि ये व्यवस्था जो हमने लागू की है, ये तो बहुत ही शानदार थी, है ना।
अच्छे से डिपार्टमेंट्स में काम भी हो रहे हैं और अब इंडिया वाले भी थोड़े खुश हैं क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा, समय कौन सा चल रहा है अभी? 1861। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या होता है कुछ वर्षों बाद। 1874, इस एक्ट में नहीं, यहां मेंशन्ड है ईयर कौन सा, 1874 में एक डिपार्टमेंट की और आवश्यकता हमको लगती है कि हमारे पास होना चाहिए, जिसे आज हम पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। है आज भी, क्या एग्जिस्ट करता है? यहां बना था पहली बार 1874 में, है ना। 1874 में एक व्यक्ति आता है और बोलता है भैया हमको भी ले लो टीम में, है ना। तो ये आपका कौन सा डिपार्टमेंट बनता है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। किस वर्ष बनता है? बट फिर से हमें ये चीज क्लियर होना जरूरी है कि जब 1861 एक्ट की बात होती है तो केवल उसमें कितने डिपार्टमेंट बनाए गए थे? 5 डिपार्टमेंट बनाए गए थे। काउंसिल की संख्या को कितने से बढ़ाकर कितना किया गया? 4 से बढ़ाकर 5 किया गया। पहला डिपार्टमेंट कौन सा दिया गया? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और 1874 में कौन सा नया डिपार्टमेंट जोड़ा गया? तो टोटल अब काउंसिल में कितने मेंबर हो गए? 6 मेंबर हो चुके हैं। इस प्रकार से वायसराय की कारकांडी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ये परिवर्तन हमें देखने मिला किसकी बॉडी में? जो वॉइस रॉय के साथ काउंसिल बैठती थी उस बॉडी में। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हैं? क्लियर है? हमने अभी देखा कि प्रशासन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, पर जो काउंसिल थे उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 5, और पांचों को एक एक क्या दे दिया गया है? डिपार्टमेंट दे दिया गया। इससे पहले क्या अभी तक डिपार्टमेंट बने थे? नहीं बने थे ना। चलिए आगे बढ़े और देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। वॉइस रॉय को अध्यादेश की शक्ति, आपने एक नाम सुना, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 123 एक ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्रदान करता है। पर अभी तो राष्ट्रपति है नहीं क्योंकि अभी तो भारत आजाद हुआ नहीं है, अभी तो आपके वॉइस रॉय बैठे हुए हैं। तो ये अध्यादेश क्या होता है? तो मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं कि देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा कानून है जिसे तत्काल प्रभाव से जारी करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, पर क्या हो रहा है कि काउंसिल मेंबर अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं तुरंत की स्थिति बता रहा हूं उस समय की। मान लीजिए कि मैं वॉइस रॉय हूं और मुझे तुरंत कुछ ऐसा कानून है जिसे लागू करना बेहद ही आवश्यक है, जो मैं चाहता हूं कि कल से ही क्या हो जाए? लागू हो जाए। अभी तो देखो क्या चल रहा है, पहले काउंसिल मेंबर के साथ आप बैठो, डिस्कस करो, एक वोटिंग होगी, सब हाँ कर देंगे तो वो बिल अब कहां जाएगा? ब्रिटिश संसद के पास। आपको याद है एक एक्ट में बोला गया था कि आप फाइनल होने कहां जाएगा? ब्रिटिश संसद के पास। ब्रिटिश संसद हाँ बोलेगी, उसके बाद वो लागू किया जाएगा। लंबी प्रोसेस हो गई। पर मान लीजिए किसी कानून को कल के कल हमें लागू करना है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में बोला गया कि देखो हम आपको एक पावर देते हैं, उस पावर को बोलते हैं ऑर्डिनेंस, अध्यादेश की शक्ति। आप क्या करना, आप कानून बनाना और उस पर अपने साइन कर देना और वो कानून अगले ही दिन से क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। पर ये केवल तब उस स्थिति में करना कि जब आपके पास काउंसिल मेंबर्स ना हो कानून पास कराने के लिए, और या फिर कानून को जारी करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो। तो ये चीज अच्छी थी। तो बोला, उन्होंने बोला कि देखो अब ये मिसयूज ना करे इस पावर का। फिर तो काउंसिल मेंबर से पूछेगा ही नहीं, हर चीज में साइन करके ऑर्डिनेंस पास कर देगा और बोलेगा ये मेरा कानून है, जारी करना जरूरी था। तो उन्होंने बोला कि देखो आप ना ऑर्डिनेंस से जो भी कानून पास करोगे या आप अपने इस अध्यादेश की शक्ति का उपयोग जब भी करोगे, केवल 6 महीने तक ही वैलिड रहेगी। आपने कोई कानून बनाया, मान लीजिए कि आपने कानून बनाया कि यार सूखा पड़ गया है, ठीक है, आपने एक रेजोल्यूशन पास किया कि सूखा पड़ गया है जिसकी वजह से सब भूखमरी से मर रहे हैं, हमें इस 15% को टैक्स को घटाकर अब केवल 5% कर देना चाहिए, या हमें ऐसा कर देना चाहिए कि आने वाले 1 साल के लिए इस प्रांत के या इस क्षेत्र के करों को माफ किया जाता है। अब इसमें लंबी प्रोसेस हो जाएगी, इससे बेहतर है कि मैं उसको क्या कर देता हूँ, पास कर देता हूं, और वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा। अब 6 महीने तक वैलिड रहेगा तो 2 चीजें होती हैं, ये भी समझना। अगर 6 महीने तक वो वैलिड है तो काउंसिल आके उसमें अपनी सहमति दे सकती है, वो ब्रिटिश संसद जाकर पास भी हो सकता है और परमानेंट कानून भी बन सकता है। और मान लीजिए यदि वो परमानेंट कानून नहीं बनता तो 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स होकर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आज भी इस शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है भारत में। जो भारत में 3 तलाक कानून लाया गया था, वो जब आप संसद में पास नहीं करवा पा रहे थे तो इस अध्यादेश की शक्ति का उपयोग करके ही राष्ट्रपति ने उसे कहां लागू किया था? हमारे भारत में लागू किया गया। अच्छा, भारत का जो नाम है वो चेंज होने की बात हो रही है, इंडिया से क्या करने की बात हो रही है? भारत। समर्थक हैं आप इसके? चलो होना भी चाहिए, है ना। क्योंकि जो हमारा, देखो एक नाम होता है जो हमें अपनी मातृभूमि से मिला,
थोड़ा सा समझना इस बात को, ठीक है। आज आपका नाम जो है वो आपको आपके माता पिता ने दिया, और एक नाम वो जो आपके मोहल्ले वाले ने दिया, है ना। ये छोटू मोटू लंबू जो भी है, इधर आ, एक मोहल्ले वाले ने दिया ना। तो आप क्या कहलाना पसंद करोगे, वो छोटू मोटू या जो आपके माता पिता ने आपको नाम दिया है? माता छोटू मोटू, जो माता पिता ने नाम दिया वही कहलाना पसंद करोगे ना। तो जो भारत का इंडिया नाम है वो भारत में किसी ने दिया क्या? किसने दिया है? ग्रीक्स ने दिया है, यूनानियों ने। कल मैं एक न्यूज देख रहा था, मैं इसलिए मना करता हूँ कि इंडिया की न्यूज चैनल मत देखा करो। अंग्रेजों द्वारा दिया गया इंडिया नाम, अंग्रेजों ने दिया इंडिया नाम। किसने दिया है? यूनानियों ने दिया है, ग्रीक्स ने दिया है। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पे एक रिवर है सिंधु नदी, है ना। सिंधु को सिंधु ना बोलकर वो कैसा प्रोनाउंशिएट करते थे? हिंदू, इंडस। इसकी वजह से वो हिंदू की वजह से इंडिया नाम दिया, इंडस की वजह से इंडिया नाम दिया गया, इंडस रिवर के नाम पर, है ना। यूनानियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम उस नाम, देखो नाम बहुत प्यारा है, अब इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं तो नाम तो अच्छा है, पर इसके अलावा भी तो हमारा कोई नाम है जो हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, वो तो भारतवर्ष ही है ना। तो भारत नाम सही भी है, सही ही है। अब बाकी जो होगा पता चल जाएगा, है ना। भारत एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हो जाएगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अलावा। चलिए, तो अध्यादेश समझ में आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पहली बार अध्यादेश की शक्ति को प्रस्तुत किया गया। वॉइस रॉय को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अतः किसी आवश्यक कानून को तुरंत पारित करने तो अपनी काउंसिल सदस्यों के पूछने की आवश्यकता नहीं है, वह अपनी अध्यादेश की शक्ति से उसे तुरंत पारित कर सकता है। अध्यादेश द्वारा जारी किया गया कानून केवल 6 महीने, और आज भी आपको पता है केवल 6 महीने ही वैलिड होता है। आज भारत में जब राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो वो 6 महीने ही वैलिड होता है। यदि उन्हें उसको आगे बढ़ाना है तो उसे फिर से क्या करना पड़ता है, एक अध्यादेश को जारी करना पड़ता है, पर एक लिमिट तक। उसकी भी एक समय सीमा है, जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। क्लियर है ऑर्डिनेंस? अब तक हमने 2 चेंजेस देखे। पहला चेंज देखा कि आपकी काउंसिल में चेंजेस हो चुके हैं, अब विभाग बांट दिए गए। दूसरा चेंज देखा कि वॉइस रॉय को एक पावर दे दी गई है, अध्यादेश की पावर। चेंज क्या नहीं हुआ है, तो प्रशासन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। अभी भी लंदन में बैठे हुए राज्य सचिव और उसके काउंसिल के सदस्य 15 सदस्य, और यहां बैठा हुआ है भारत में कौन? वॉइस रॉय। समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या चेंज हुए हैं। केंद्रीय विधायिका में परिवर्तन। अच्छा, केंद्रीय विधायिका में याद करो 1853 अंतिम चार्टर एक्ट, याद है? हमने उसमें एक सबसे बड़ा बदलाव ये देखा था कि 6 विधान पार्षद बना दिए गए थे, याद है? ये 6 विधान पार्षद क्या करते थे? कानून संबंधी क्रियाकलापों में पार्टिसिपेट करते थे। और ये जो 6 विधान पार्षद थे, याद करो, इसमें जो नंबर 1 का सदस्य था वो था सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जो दूसरे नंबर का था वो सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, और जो 4 सदस्य थे वो पहले कहां के थे? पहला बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी, तीसरा बंगाल प्रेसिडेंसी, और चौथा आगरा प्रेसिडेंसी। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? ये 6 सदस्य याद है आपको? 1861 के एक्ट में बोला गया कि अब हमें इन 6 विधायी पार्षदों की आवश्यकता नहीं है। इन 6 विधायी पार्षदों को अब आप यहां से हटा दीजिए, अब हम कुछ नई चीज आपको इंट्रोड्यूस करने वाले, है ना। तो ये जो 6, अच्छा ये केवल कानूनी क्रियाएं देखते थे, तो प्रशासनिक क्रियाएं कौन देखता था? याद करो, उसमें भी एक होता था भारत का गवर्नर जनरल, उसके 4 काउंसिल मेंबर्स, और एक एक कौन एक कौन अच्छा, एक कौन होता था? कौन? चीफ, कमांडर इन चीफ। एक कौन होता था? कमांडर इन चीफ। 2 टीम बटी हुई थी, देखो एक टीम ये हो गई, ठीक है, जिसे विधायी पार्षद बोलते थे, विधायी पार्षद। और एक टीम थी जिसमें था आपका गवर्नर जनरल प्लस उसके 3 काउंसिल मेंबर, सॉरी 4 काउंसिल मेंबर प्लस एक कौन? कमांडर इन चीफ। तो ये टोटल कितने लोग हो गए? 6। मेरी मैथ्स बहुत ही खराब है यार। कितने हो गए? 6 हो गए। ये 6 देखते थे प्रशासनिक कार्य। कौन से कार्य? प्रशासनिक कार्य। और कानून के कार्य कौन देखते थे? ये देखते थे आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और इन चारों प्रेसिडेंसी के प्रतिनिधि, है ना। तो अब इसे समाप्त किया गया, इसे समाप्त किया गया, विधायी सदस्यों को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है।
चार्टर एक्ट 1853 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया था, जिसके तहत प्रशासनिक कार्य भारत के गवर्नर जनरल, उसके 4 कार्यकारिणी सदस्य व कमांडर इन चीफ करते थे, ये हमने अभी बात की, तथा विधायी कार्य 6 विधान पार्षदों के द्वारा किया जाता था। 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल अर्थात वॉइस रॉय की कार्यकारिणी परिषद में कुल 6 सदस्य कर दिए गए, अभी किए गए थोड़ी देर पहले हमने काउंसिल सदस्यों की संख्या कितनी कर दी, 6 कर दी है, पहले 5 की और 74 में फिर एक और जोड़ दिया, तथा विधान पार्षदों के स्थान को समाप्त कर उनके स्थान पर अतिरिक्त सदस्य, अब इस चीज को हाईलाइट करना है आप थोड़ा सा, किसको जोड़ा गया है, अतिरिक्त सदस्य, एडिशनल मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। एडिशनल मेंबर्स क्यों है इंपॉर्टेंट, मैं आपको आगे बताता हूं, पहले इस चीज को थोड़ा सा समझो। हमने 1853 में विभागों का विभाजन किया था, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, प्रशासनिक लोगों को अलग किया और विधायी लोगों को अलग किया। जो प्रशासनिक लोग थे उसकी टीम कुछ इस प्रकार थी कि सबसे पहले उसमें होता था गवर्नर जनरल, उसमें होते थे आपके 4 काउंसिल मेंबर्स और उसमें होता था आपका एक कमांडर इन चीफ जो प्रशासनिक गतिविधियों को देखता था। इसके अलावा विधायी पार्षदों की एक टीम बनाई गई जो विधायी कार्य करते थे, जिसमें एक होता था आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा होता था आपका सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश और बाकी 4 आपके, पहला बॉम्बे, दूसरा मद्रास, तीसरा और चौथा इनके प्रतिनिधि होते थे। ये मिलकर एक 6 लोगों की टीम बनाते थे जो विधायी या विधि संबंधी कार्य करते थे, ठीक है। 1861 में ये देखा गया कि देखो प्रशासन तो सही चल रहा है, ठीक है, प्रशासन में हमने बदलाव कर दिए, हमने इसमें बदलाव ये किए कि अब तो ये वॉइसरॉय कहलाने लगा है। दूसरा बदलाव हमने ये किया कि हम अब काउंसिल मेंबर को बढ़ाकर 5 कर देंगे और वो 74 में हम उसको 6 कर देंगे और सारे काउंसिल मेंबर्स को हम एक एक क्या दे देंगे, डिपार्टमेंट दे देंगे। चलो ये चेंज किया गया। तो इसके अलावा विधान पार्षदों का क्या हुआ, तो विधान पार्षदों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अच्छा, आपने विधान पार्षदों को समाप्त कर दिया तो आप कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस करना चाहोगे क्या, तो उन्होंने बोला हाँ हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आप बहुत देर से एक शोर मचा रहे हैं कि भारतीयों को स्थान दो, भारतीयों को स्थान दो, भारत को भी काउंसिल में ऐड करो या भारत का भी प्रतिनिधित्व लो। तो हम उस प्रतिनिधित्व को लेने अब तैयार हैं। हम एक नई टीम बना रहे हैं जिससे हम बोलेंगे एडिशनल मेंबर्स, यानी अतिरिक्त सदस्य। क्लियर है, यहां तक कहानी एकदम क्लियर है। अतिरिक्त सदस्य की ओर आगे बढ़े। अब देखो अतिरिक्त सदस्य में 2 प्रकार के होते थे, एक होते थे ऑफिशियल यानी सरकारी और एक होते थे नॉन ऑफिशियल मतलब गैर सरकारी। अच्छा, ये ऑफिशियल कौन होते थे और नॉन ऑफिशियल कौन होते थे, तो ऑफिशियल वे सदस्य होते थे आपके जो सिविल सर्विसेज पास कर कर आते थे और जो सिविल सर्वेंट होते थे वो कौन होते थे, ऑफिशियल। और नॉन ऑफिशियल वो होते थे जो किसी चीज को पास कर कर या किसी सरकारी पद पर नहीं बैठे हैं, जिन्हें किसी वॉइस रॉय के द्वारा क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, वो कहलाते थे गैर सरकारी, नॉन ऑफिशियल। क्लियर है, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल में क्लियर है। जो सेना का अधिकारी होगा वो ऑफिशियल हो गया, नॉन ऑफिशियल ऑफिशियल होगा। जो समय का कलेक्टर जैसा पद होगा वो कौन होगा, ऑफिशियल होगा। अच्छा, ये जो पद है इस पे भारतीय पास कर कर बैठ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं बैठ सकते, है ना। यदि भारत को उस समय सिविल सर्वेंट बनना है भारतीय को तो उस एग्जाम को पास करना पड़ेगा। और जो गैर सरकारी थे, नॉन ऑफिशियल, वे होते थे जिन्हें कौन नियुक्त करता था, वॉइस रॉय सीधे अपॉइंट कर देता था। क्लियर है, तो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल पहले क्लियर है। अब दूसरी चीज समझना, क्या भारतीयों को इनमें कहां स्थान दिया गया, भारतीयों को इनमें सबसे ज्यादा स्थान दिया गया गैर सरकारी में, क्योंकि भारतीय डायरेक्ट अपॉइंट होना चाहते थे या उनको एक ही ऑप्शन था डायरेक्ट अपॉइंट करना ही, तो उन्हें कहां रखा गया, गैर सरकारी में। अच्छा, तो इनका कोई कार्यकाल होता था क्या, सरकारी का गैर सरकारी का, तो हाँ इनका कार्यकाल होता था। कितना कार्यकाल होता था, 2 वर्षों का। सरकारी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था, 2 वर्षों का, और गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था, ये भी 2 वर्षों का होता था। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, संख्या किसकी ज्यादा होती थी, नहीं, संख्या ज्यादा होती थी सरकारी सदस्य। देखो आप इस चीज को समझो, ब्रिटिशर्स है वो मूर्ख नहीं है ना, वो आपकी बात मान रहे हैं पर वो कर रहे हैं अपने ही मन की है, वो मूर्ख नहीं है। आपने बोला कि भारतीयों को स्थान दो, पूरी टीम भर देंगे, जाओ इंडियंस, लास्ट में आप आतंक मचाएंगे उनके सिर पर बैठकर। तो वो अभी गैर सरकारी सदस्य तो बना रहे हैं उन्हें, पर आप देखोगे कि पावर अभी भी किसके पास बनी हुई है, सरकारी ही सदस्यों के पास है। तो ये चेंजेस हुए, देखते हैं इन्हें हम। अतिरिक्त सदस्यों को कौन मनोनीत करता था, वॉइस रॉय मनोनीत करता था। इन अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 निर्धारित की गई थी। देखो 6 से कम नहीं होंगे और 12 से ज्यादा नहीं होंगे, 6 से 12 के बीच में ही हमेशा रहेंगे। यह अतिरिक्त सदस्य 2 प्रकार के होते थे, हमने अभी देखा। पहले
सरकारी सदस्य और दूसरे गैर सरकारी सदस्य। बहुमत सदैव ही किसका होता था, यानी ज्यादा हमेशा ही कौन होते थे, सरकारी सदस्य। कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सम्मिलित नहीं हो सकते थे। जो काउंसिल है आपकी, वो 6 लोग अभी बने ना आपके, कोई वित्त का बना, कोई सेना का बना, बने ना, उसमें भारतीयों को अभी भी एंट्री नहीं दी गई है, दी जाएगी। ये मूर्ख बनाने का प्रयास भी हमें किया जाएगा, पर अभी आगे चलकर, है ना। तो काउंसिल में भारतीय शामिल अभी तक नहीं हो सकते, इसलिए अतिरिक्त सदस्यों में भारतीयों को क्या किया गया, स्थान दिया गया। केंद्रीय विधायिका में किसी भी प्रकार के वित्तीय, अब क्या होता था देखो, जो हमारी केंद्रीय विधायिका थी, यानी आपका जो वॉइस रॉय होता था, उसकी जो काउंसिल होती थी, और ये जो मेंबर्स होते थे आपके, है ना, ये कभी भी किसी भी प्रकार की वित्तीय चर्चा, वित्तीय मतलब पैसों से जुड़ी, फाइनेंस से जुड़ी हुई चर्चा नहीं कर सकते। यानी अनुदान से जुड़ी कि हमें यहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, या हमें क्या कर चाहिए, या कितना कर लेना है, या कितने कर का कहाँ कहाँ उपयोग करना है, ये चर्चा केवल होती थी ब्रिटिश संसद में बैठकर। यहाँ केवल इन्हें शक्ति दी गई थी कि आप केवल क्या करेंगे, प्रशासन संभालेंगे, वित्तीय गतिविधियां कौन संभालेगा, वो ब्रिटेन में बैठे हम संभालेंगे। क्लियर है। अतिरिक्त सदस्य कार्यकारिणी सदस्यों के किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं कर सकते थे। अब देखो फिर बनाया ना मूर्ख यहाँ पर हमको, भारतीयों को कहां स्थान दिया गया, गैर सरकारी यानी अतिरिक्त सदस्य में दिया गया, और अतिरिक्त सदस्य काउंसिल के मेंबर से किसी भी प्रकार का प्रश्न। तो क्या मतलब का, क्यों बैठाया आपने हमको, क्यों बैठाया आपने हमें। जो काउंसिल मेंबर कानून बना रहे हैं, उन्होंने भारतीयों के अगेंस्ट में कोई कानून बनाया। मैं एक एडिशनल मेंबर हूं जो काउंसिल में बैठा हूं, ठीक है, मैंने बोला ये चीज नहीं है, या ये चीज आप क्यों कर रहे हो, मैं तो उनसे सवाल ही नहीं कर सकता, तो बोल देंगे चल निकल यहाँ से, है ना, और हमें निकलना पड़ेगा। तो पावर तो दी गई, यानी जगह तो दी गई, पर पावर नहीं दी गई। जगह दी गई है आपको अतिरिक्त सदस्य, यानी क्या बोला गया, देखो हम आपको बताते हैं। एक टीम बैठा दी है, ये सब मिलकर ना एक छोटी सी संसद का निर्माण करते हैं, देख रहे हो, कैबिनेट मंत्री तक बन चुके हैं और बिल पास कर रहे हैं। तो ये सब एक सदस्य, और हमें कहाँ बैठा दिया पता है, जो पीछे चेयर लगी है ना, कि सिर्फ बैठ के देखो और खुश रहो कि इस संसद में बैठने का मौका दिया जा रहा है, और जैसी घंटी बजती छुट्टी की, गेट खोलो और सबसे पहले तुम निकलो, ऐसे ही होता है ना। बस यही स्थान भारतीयों को वहां पर दिया गया, जिससे भारतीय नाराज थे। अच्छा, नाराजगी की एक वजह और है, जो अतिरिक्त सदस्य हैं, आप खुद सोचो बना कौन रहा है अतिरिक्त सदस्य, वॉइस रॉय बना रहा है। तो वॉइस रॉय किसको अतिरिक्त सदस्य बनाना पसंद करेगा, जो विरोध करता है, जो समझदार है, या जो उनका मित्र है। यही तो खेल हो जाता है ना पूरा, कि मित्र आएगा तो चुप बैठेगा, हाँ हाँ करेगा और हमारी ही वाह वाह करेगा। तो यहाँ पर वॉइस रॉय ने ऐसा किया। सर्वप्रथम 1861 में 3 भारतीय अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया था, जो किसके द्वारा जोड़ा गया था, वॉइस रॉय के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें शायद एक बनारस के राजा भी थे। क्लियर है, इसको और पढ़ लेते हैं। सरकारी सदस्य, यह ब्रिटिश सिविल सर्विस तथा ब्रिटिश सैनिक सर्विस में कार्य करते थे। इनका कार्यकाल 2 वर्ष था। ब्रिटिश सेवा में जो कार्य नहीं करते थे, इनका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का। भारतीयों को अतिरिक्त सदस्यों के रूप में गैर सरकारी सदस्य के तौर पर स्थान दिया गया। आपने एक बॉडी बनाई, ठीक है, एडिशनल मेंबर्स की, उसमें 2 चीजें बनाई, सरकारी और गैर सरकारी, और भारत को कहां स्थान दिया, गैर सरकारी में स्थान दिया। और गैर सरकारी काउंसिल मेंबर से किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं कर सकते हैं। कैसे खून का घूंट पी के रहते होंगे उस समय, है ना। एक आक्रोश पैदा होता होगा कि हमारा देश है, जनसंख्या हमारी है, लोग हमारे हैं, तो कानून भी तो हमारे होने चाहिए ना, है ना। यदि आज हमारी संसद में जो बाइडेन आके बैठ जाए अपनी टीम के साथ और बोले हम भारत के लिए कानून बनाते हैं, तो क्या सही होगा, क्यों हमारे लोग प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं। इसी वजह से आप आज इंडिया आ रहे हैं, आज G20 समिट होने वाला है दिल्ली में, आज सभी G20 के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे कहाँ आने वाले हैं, आज वो देखेंगे भारत का यश वैभव क्या है। आज भी क्या है, ये देश ना भारत से इस प्रकार की इच्छा रखते हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे उसको एक गरीब देश बोलते हैं। चंद्रयान 3 पर भी ये बोला गया कि पहले आप अपनी पॉवर्टी पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप चंद्रयान को ऊपर पहुंचाना। ये एक ईर्ष्या भाव है ना, केवल जलन ही है। आज उनके लिए जो सोने की थालियां और चांदी के बर्तन रखे हैं ना, वो दिखाएगा उनको कि भारत का यश और वैभव क्या है ना। मन करे तो लेके चले जाना, मोदी जी बोल सकते हैं ऐसा। भारत कोई गरीब देश है क्या, हाँ। टॉप 5 हम इकोनॉमी है, जीडीपी हमारी देखो सबसे तेज आगे बढ़ रही है, रेलवे में हम आगे हैं, एविएशन में हम आगे हैं, स्पेस में तो हमने सबकी एविएशन में तो हमने सबको परेशान करके रख दिया है। तो बताओ भारत पीछे है क्या,
डिफेंस में हम आगे हैं, स्पोर्ट्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, ओलंपिक्स में हम मेडल ला रहे हैं, कॉमनवेल्थ में हम मेडल ला रहे हैं। कहाँ हम पीछे हैं? पूरी दुनिया का तो नेतृत्व कर रहे हैं। आज दो देश युद्ध लड़ते हैं तो बीच में मीडिएटर कौन बन के आता है? हम ही तो आते हैं। कोई समझदारी मीडिएटर बनता है ना, तो यहाँ पर समझदार कौन है? भारत। प्रांतीय विधायिका में क्या परिवर्तन किए गए? आपको याद होगा कि 1833 में एक रेजोल्यूशन आया था, यानी एक एक्ट आया था, चार्टर एक्ट। उसमें सारी की सारी पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई थी और बोल दिया गया था कि वो बॉम्बे, याद है, मद्रास, हमारी शक्ति बताओ, हमारी शक्ति बताओ। तो उन्हें बोला गया था कुछ शक्ति नहीं है अब तुम्हारी, चुपचाप बैठो, कानून कौन बनाएगा? कानून हम बनाएंगे। पर यहां पर उन्हें लगा कि नहीं, ये उस समय गलत हुआ, है ना। देखो, केंद्रीकरण तो सही है, पर राज्य, जैसे आज सीएम हमारे लिए कानून बनाते हैं स्टेट के लिए, वही चीज कॉपी हो रही है आज, देखो आप। तो उन्होंने बोला कि हम 1861 में ये चीज को फिर से अलाउ करते हैं कि जो प्रांत हैं वो अपने लिए स्वयं के लिए क्या बना सकते हैं? कानून बिल्कुल बना सकते हैं। 1833 से पहले मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी के लिए कानून वहां की विधायिका स्वयं बनाती थी, जिस शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। 1833 में कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मद्रास तथा बॉम्बे की विधायिका को कानून बनाने की शक्ति पुनः लौटा दी गई और इसके अलावा कुछ अन्य बंगाल, पंजाब जैसे प्रांतों और उनकी प्रांतीय विधायिकाओं का भी निर्माण किया गया। यानी कुछ नए प्रांत बनाए गए। उन्हें लगा कि कुछ नए प्रांतों की भी आवश्यकता है, तो उन्होंने नई प्रांत भी बनाए और वहां पर उन्हें कानून बनाने की शक्ति भी प्रोवाइड की। अतः केंद्र की तरह इसमें भी कारकारणीय सदस्य, अब देखो क्या होता था, अभी केंद्र में आप देख रहे हैं वॉइस रॉय है, वॉइस रॉय के काउंसिल मेंबर्स हैं। इसमें भी क्या होने लगा, वॉइस रॉय तो होते नहीं थे, गवर्नर्स होते थे, गवर्नर्स होने लगे और गवर्नर्स की क्या होने लगे? काउंसिल मेंबर होने लगे। पर ये चीज जरूरी नहीं थी कि यदि केंद्र में एक वॉइस रॉय है और उसके 6 काउंसिल मेंबर हैं तो प्रांत में भी सेम हो। प्रांत में हो सकता था कि 2 काउंसिल मेंबर हो सकता था 3 हो सकता था 5 हो सकता था 6 हो, यानी कोई भी संख्या का निर्धारण नहीं किया गया था। क्लियर है? क्या चेंज किया गया? प्रांतों को उनकी कानून बनाने की शक्ति को पुनः लौटा दिया गया। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस होते आ रहे हैं। और कोई चेंज? ठीक है, एक चेंज और हुआ है कि सेना, धार्मिक, विदेश व राजस्व जैसे मामले में कोई भी बिल को यदि पारित करना है तो सर्वप्रथम किसकी अनुमति अनिवार्य है? वॉइस रॉय की अनुमति अनिवार्य है। और वॉइस रॉय इन सब्जेक्ट्स पर केवल कौन ही कानून बना सकता है? केवल वॉइस रॉय। परंतु बट फिर से यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि आप यदि कानून बनाते हैं, आपके सिर के ऊपर भी एक बैठा है जिससे बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यदि आपका कानून पसंद नहीं आएगा तो वो उस कानून को रद्द कर सकता है। यानी इन सब्जेक्ट्स पर कानून तो केवल वॉइस रॉय ही बना सकते हैं, पर इन कानूनों को रद्द करने की शक्ति किसको दी गई है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। परंतु सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अर्थात राज्य सचिव चाहे तो वॉइस रॉय द्वारा लागू किए गए कानून को रद्द कर सकता है। तो ये बड़े बड़े चेंजेस हमें कहां देखने को मिले? 1861 में। समझ में आया? अच्छा, कहां चेंज बिल्कुल नहीं देखने मिला हमें? प्रशासनिक जो बॉडी है यानी राज्य सचिव और वॉइस रॉय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। परिवर्तन हमें कहां देखने मिले? पहला, काउंसिल में कितने सदस्य कर दिए गए? 4 की जगह 5 और बाद में 6 कर दिए गए। अच्छा, प्रांतों को कौन सी शक्ति लौटा दी गई? कानून बनाने की शक्ति। अच्छा, वो कौन सी बॉडी है जिसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? विधायी पार्षदों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और इन विधायी पार्षदों की जगह किसको लाया गया? एडिशनल मेंबर्स को लाया गया, जो कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। और इसमें भी भारतीयों को स्थान कहां दिया गया? गैर सरकारी में स्थान दिया गया। तो ये सारे मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब बताइए, अगर किसी स्लाइड में या किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो? कोई डाउट इसमें? हाँ हाँ, जोर से। हम्म, हाँ, बिल्कुल अलाउ था। आपने अभी देखा रानी की घोषणा में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भारतीयों को पद दिए जाएंगे। तो यदि आपको सरकारी मेंबर बनना है तो आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करके उस पद को ग्रहण करना पड़ेगा। और जो गैर सरकारी थे उसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता था, वो डायरेक्ट वॉइस रॉय के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ठीक है ना, निकालो।
बिल्कुल निकालो। आप अगर निकालेंगे तो आप उस पद पर बैठेंगे, आपको उस पद से बैठने से कोई नहीं रोक सकता है ना। सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालो और आप उस पद को ग्रहण कर सकते हो। ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी, अरे यार 10 लोग ने कैसे निकाल लिया, 10 की जगह 5 ही को दो, 5 को भगा दो, ऐसा नहीं है ना। आप पास हुए तो आपको पद जरूर दिया जाएगा। अब देखो, आप एक चीज देख रहे हैं कि आपके कमांडर इन चीफ जो है अब काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन चुके हैं और एक सेना अधिकारी बन चुका है। हमने देखा मिलिट्री का एक प्रमुख बन गया है, तो अब वो पद उसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब आपका एक मिलिट्री अधिकारी है जो अब पूरा क्या देखेगा, सेना का कारोबार देखेगा। और यदि आपको एक चीज याद हो कि हम थोड़ा पीछे जाते हैं, ये कमांडर इन चीफ का पद तो था, पर गवर्नर जनरल ने इस पद का भी क्या कर लिया था, हरण कर लिया था। गवर्नर जनरल ने बोला था पद तो रहेगा। जैसे आज देखो, नरेंद्र मोदी जी क्या है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, पर क्या वो अपने पास चाहे कोई मंत्रालय रख सकते हैं? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मंत्रालय समाप्त हो जाएगा। आज स्पेस मिनिस्ट्री जो है, अंतरिक्ष, वो किसके पास है? स्वयं नरेंद्र मोदी अपने पास रखते हैं। आपने देखा होगा कभी भी कोई स्पेस मिनिस्टर यानी अंतरिक्ष का कोई नहीं बनता, वो अपने पास रखते हैं। तो अपने पास यदि उन्होंने रखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो मंत्रालय समाप्त हो गया। वो मंत्रालय भी एग्जिस्ट करता है, वो पद किसने अपने पास रखा है? स्वयं के पास रखा हुआ है। और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं है? देखो, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं निकलते हैं, पर मेरे लिए डाउटफुल है ना। या तो आप इतने ज्यादा समझदार हो कि आपको एक बार में चीजें समझ में आ रही हैं। तो दोनों में से क्या सही है, ये बताओ। दोनों में से क्या सही है? मैं अच्छा पढ़ाता हूँ ये सही है। चलिए, कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बताना। अब हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ बढ़ेंगे कि और देखेंगे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। अभी संविधान बनना शुरू भी नहीं हुआ है आपका, है ना। संविधान बनेगा, चिंता मत करो। बहुत ऐसा संविधान लिखने वाले हैं कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ करेगी। ठीक है। जय हिंद।